हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि न्यूज़ में रही हैं पिछले साल। इन्हीं सबसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, जो पूछा जा सकता है, उन सबको हम देखते चलेंगे। पहली बॉडी जो हम देखेंगे उसको याद रखने का क्या तरीका है। आप ऐसे देखिए, ह्यूमन राइट्स एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमने 2000s के अंदर फोकस में लाना चालू किया कि 2000 से हमें पता चला है कि ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए 2006 के अंदर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बनाया। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने बोला कि 2000 याद रखेंगे, ये बहुत पुरानी बॉडी नहीं है। बेसिकली मकसद ये है याद करने का। फिर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमने बनाया स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। इसके अंदर 47 मेंबर्स होते हैं। 47 मेंबर्स को हम जोग्राफिकली डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एशिया से इतने लोग होंगे, अफ्रीका से इतने लोग होंगे, फिर आपके नॉर्थ अमेरिका से इतने लोग होंगे। इस तरह से डिवाइड कर करके हम 47 मेंबर्स को चुनते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर बैठते हैं। जो मेंबर एक बारी चुन गया, वो मेंबर सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है, उसके बाद उसको नहीं चुन सकते। यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद री इलेक्शन नहीं होता है। यानी कि एक आदमी 3 साल के लिए चुना गया, फिर दोबारा से 3 साल के लिए चुना गया, तो तीसरी बार उसको नहीं चुनेंगे। पर अगर वही आदमी यहाँ पे 3 साल के लिए चुना गया, फिर नहीं चुना गया, फिर 3 साल के लिए चुना गया, फिर नहीं चुना गया, फिर उसके बाद 3 साल के लिए चुना गया, ये अलाउड है। लेकिन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बाद लगातार तीसरी टर्म हम नहीं देते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है मेंबर्स को, ये आपको याद रखना है। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स का वो है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये आप याद रखेंगे। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जहाँ पे शाहरुख खान रोमांस करता था, वहीं पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। पुरानी फिल्मों में शाहरुख खान की ज़्यादातर मूवीज स्विट्जरलैंड में ही शूट होती थी। इसका जो मेन मकसद है, मकसद यही है कि कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन हो रही है तो उनके अगेंस्ट ये एक्शन लेता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको ये याद रखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ऊपर इंडिया लाई करता है, यहाँ पे तमिलनाडु है। श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर बहुत सारे तमिल्स रहते थे, बहुत सारे तमिल्स रहते हैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस में। यहीं पे ये एक एरिया है जाफना, आप ये नाम भी याद रखेंगे कि श्रीलंका में जाफना एरिया है। तो यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप चलता था, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये अपना एक तमिल होमलैंड बनाने की बात करते थे। इस टेररिस्ट ग्रुप को बहुत ही वायलेंटली श्रीलंका की आर्मी ने बहुत ही वायलेंटली हराया, इस टेररिस्ट ग्रुप को। और इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाई गई कि श्रीलंका ने जो एक लड़ाई लड़ी थी इन LTTE के टेररिस्टों को हराने के लिए, उस लड़ाई में उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि कौन से तमिल टेररिस्ट हैं और कौन से तमिल इनोसेंट सिविलियंस हैं। उन्होंने जो भी दिखाई दिया उनको मारना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से कहते हैं कि ये जो इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया श्रीलंका की इस सिविल वॉर के अंदर, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। तो यूएनएचआरसी ने उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेके आए थे कि श्रीलंका ने जो भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए थे उसके खिलाफ हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के अंदर वोटिंग करने से मना कर दिया, उसने एब्सटेन कर लिया। ये आपको याद रखना है कि इंडिया ने एब्सटेन किया था। लेकिन उसके बाद भी 22 मेंबर थे इंडिया के अलावा जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के ऊपर फेवर में वोट किया था, और श्रीलंका के खिलाफ ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वही है कि UNHRC की जो चीफ हैं उनका नाम है मिशेल बैचलेट। ये आप याद रखेंगे, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप याद रख सकते हैं कि सेम इसी तरह का एक रेजोल्यूशन 2012 में पास हुआ था। उस रेजोल्यूशन में इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं जो कि श्रीलंका के खिलाफ है। लेकिन वो पास करते हुए इंडिया ने कुछ ऐसे प्रोविज़न उस रेजोल्यूशन में डलवा दिए थे जिसके अंदर ये कह दिया था कि तुम जो भी इन्वेस्टिगेशन करोगे श्रीलंका में जाके कि श्रीलंका ने सही में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है या नहीं की, इसके ऊपर तुम जो भी जांच पड़ताल करोगे उसके अंदर तुम श्रीलंका से बात करके श्रीलंका की कनकरेंस से ही तुम जांच पड़ताल करोगे। तो इंडिया ने भले ही उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था, पर श्रीलंका के लिए उसने क्या कह दिया था कि तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं होगा। ये 2012 में हुआ था, आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो
इंडिया क्या फेवर करता है? इंडिया फेवर करता है कि तमिल्स के साथ पावर शेयरिंग होनी चाहिए और तमिल्स को पावर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को खुद ही गवर्न कर सकें। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इतना याद रखना है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है CDRI। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन किसने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी PM मोदी ने। और दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, एक तो PM मोदी ने इसको लॉन्च किया 2019 में। 2019 में कहाँ पे लॉन्च किया था? यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज समिट हो रही थी, उस समिट के दौरान PM मोदी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया था। और इसका मकसद था कि हम डिज़ास्टर की वजह से, कोई भी आपदा आती है, उस आपदा की वजह से जो भी नुकसान होता है, लॉस होता है, उसको हम रिड्यूस करने का काम करेंगे। डिज़ास्टर को रिड्यूस करने का काम करेंगे। और वो लॉस कैसे रिड्यूस होगा? जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ास्टर रेजिलिएंट बनाएंगे। यानी कि मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, तो उस एरिया में जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो अर्थक्वेक को झेल सके, यानी कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर इसका फोकस है। इसके मेंबर्स 22 कंट्री और 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं और इसका सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली के अंदर है। 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंडिया के अंदर उनका सेक्रेटेरिएट है। पहली ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर या फिर हेड ऑफिस जो भी आप कह लें, वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। दूसरी आप याद रखेंगे CDRI, जो कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। ये आपको याद रखना है। ये जो है ये हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने में भी काम करेगा। इसकी तीसरा एडिशन हो चुका है जो कि वर्चुअली हुआ था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी तक बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो भी सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये अपने आप को कहती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स या फिर कलेक्टिव वॉइस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड की एक कलेक्टिव आवाज़ ये प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 57 स्टेट्स हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। सबसे ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है दुनिया की? वो है UN। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी आती है वो है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये वॉइस है इस्लामिक वर्ल्ड की। इस्लामिक वर्ल्ड के आज की डेट में 2 ही कंट्री है जो लीडर बनने की कोशिश करती है, एक है सऊदी अरेबिया और दूसरी है ईरान। सऊदी अरेबिया ज़्यादा पावरफुल है, ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और सिटी का नाम है जड्डा, जड्डा इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड की। न्यूज़ में क्यों रही है ये? क्योंकि इंडिया ने कुछ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ काम किए थे, जैसे कि एक तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। तो उसके बाद OIC ने इसके खिलाफ बोला था। क्या बोला था? कि इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहा है जो कि सही नहीं है। तो इंडिया ने कहा था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को हमारे इंटरनल मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात यह है कि OIC का इंडिया मेंबर नहीं है, ये आप याद रखेंगे। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OIC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था कि वो OIC में आके बोलें, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? एक तो इनविटेशन दिया, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया के जो एक्शंस हैं उनके खिलाफ कुछ बोला, तो इंडिया ने कहा आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे इंटरनल मैटर में। तो ये 2 चीज़ों की वजह से ये न्यूज़ में था। WHO क्यों न्यूज़ में रहा है ये सबको ही पता है, स्पेशली कोरोना के बाद से। तो देखिए, हेल्थ जो है ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो 1940 से ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी चली आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इसके कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं,
इसकी कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, कितनी 194 मेंबर कंट्रीज हैं। ये मेंबर कंट्रीज अपनी मेंबरशिप की फीस देते हैं। जैसे आप जिम जाते हैं तो जिम में जब आप जाते हैं तो आप जिम की मेंबरशिप की कोई फीस पे करते हैं, उसी तरह से WHO में ये जो 194 मेंबर हैं ये अपनी मेंबरशिप फीस देते हैं। उसके बाद कुछ लोग वॉलंटरी डोनेशन देते हैं, कुछ कंट्री उसके बावजूद भी डोनेट करती रहती हैं। तो यूएस जो है, यूएस सबसे बड़ा इसका डोनर था। तो आप जानते हैं जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कहा था कि हम WHO को फंडिंग रिड्यूस कर देंगे, रोक देंगे। तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। मेंबर आप याद रखेंगे WHO का। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। तो याद रखने के लिए आप क्या कहेंगे, जहाँ पे शाहरुख खान रोमांस करता था वहीं पे ही हम ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहीं पे ही हम हेल्थ के लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए, शाहरुख खान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। स्विट्जरलैंड, जिनेवा। इंडिया भी WHO का मेंबर है, ये आप याद रखेंगे। WHO, देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स हैं यूएन के? यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और बाकी कुछ यूएन के साथ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज काम करती हैं, जो कि यूएन के साथ मिलके ही काम करती रहती हैं। उनको कहा जाता है कि वो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। 6 ऑर्गन अलग हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी अलग है। WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन के सिस्टम के अंदर, जो कि हेल्थ को लेके काम करती है। इसकी फंडिंग के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ इसमें वॉलेंट्री डोनेशन होती है और कुछ असेस्ड कंट्रीब्यूशन होता है। असेस्ड कंट्रीब्यूशन होता है वो वाली फीस जो मेंबर्स पे करते हैं। तो दीज आर द ड्यूज पेड बाय मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO। फिर उसके बाद कुछ, मान लीजिए वॉरेन बुफे है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो डोनेट करना चाहता है तो वो भी डोनेट कर सकता है। वॉलेंट्री डोनेशन कोई भी कंट्री कर सकती है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वॉलेंट्री डोनेशन से आता है। फिर उसके बाद इस मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन से दूसरे नंबर पे आता है। ये दोनों आपको याद रखने, क्योंकि यही न्यूज़ में था। यूएस जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 15%। 15% फंड जो है WHO का वो सिंगल कंट्री दे देती है, जो कि है यूएस। तो यूएस अगर उसको पैसे देना बंद कर देगा तो WHO के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं, यूएस देना बंद कर देगा तो WHO के पास सिर्फ 85 रुपये रह जाएंगे। ये आप याद रखेंगे। तो यूएस ने पहले मना किया था कि हम नहीं देंगे, लेकिन अब उसके बाद कह दिया कि हम दोबारा से चालू कर देंगे देना। उसने क्या कह दिया कि हम अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है, यानी कि जो हम इसको 15% डोनेशन देते हैं वो हम फुलफिल करेंगे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप में सारा सामान प्रोड्यूस नहीं कर लेती। हो सकता है इंडिया के पास सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स हों लेकिन सॉफ्टवेयर की चिप बनाने की टेक्नोलॉजी ना हो। यूएस के पास सॉफ्टवेयर की चिप बनाने की टेक्नोलॉजी है पर इंजीनियर नहीं है। तो ये यहाँ से सॉफ्टवेयर की चिप खरीद लेगा, ये यहाँ से लोगों को वहाँ पे भेज देगा। तो ये जो है ये ट्रेडिंग कहलाया जाता है। ट्रेडिंग के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब चीज़ें आती हैं। तो 1948 के अंदर ही, देखिए 1948 के अंदर ही हमने WHO को भी इस्टेब्लिश किया है। 1948 के अंदर हमने गैट को इस्टेब्लिश किया था। क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई है 1945 के अंदर। उसके बाद लोगों को लगा कि हमें ट्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना देनी चाहिए ताकि ट्रेड जो है वो फ्री रहे, सारे के सारे लोग फ्री तरीके से, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से ट्रेडिंग करते रहें। ये बात चल रही थी। तो उन्होंने 1948 के अंदर गैट बनाया। गैट था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका मतलब ये था कि जो तुम कस्टम ड्यूटी लगती है, कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में सामान भेजता है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये टैरिफ्स होते हैं, ड्यूटीज़ होना, टैक्स होना, ये सब टैरिफ्स कहलाए जाते हैं। तो ये गैट बना था, लेकिन गैट जो है वो धीरे धीरे आते आते एक कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन प्रूव हुआ और 1990s के अंदर, 1990 का जो हमारा दशक रहा है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रहा है। इस टाइम पे लोगों ने कहा कि गैट 1948 में बना था, वो 1990 की रियलिटी को नहीं सही से कंट्रोल कर सकता, तो हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम गैट को ही रिप्लेस कर देते हैं, किससे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से।
कब बनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 1995 के अंदर बनी है। और इसको बनाने वाला जो एग्रीमेंट था उसका नाम था मर्राकेश एग्रीमेंट। ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूटीओ किन चीज़ों को रेगुलेट करता है? ये ट्रेड को रेगुलेट करता है। ट्रेड चाहे गुड्स में हो, चाहे सर्विसेज में हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपने कोई रिसर्च करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपने कोई एक टेक्नोलॉजी निकाली है, आप उस टेक्नोलॉजी से अब कमाई करना चाहते हैं। आपने 20 साल तक लैब के अंदर मेहनत की और एक टेक्नोलॉजी बना ली। अब आप चाहते हैं कि आपकी 20 साल की मेहनत के आपको कुछ पैसे मिले, तो आप उसका पेटेंट करा लेते हैं। आप क्या कह देते हैं? आप कह देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो उसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो मुझे कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देगा। तो ये तीनों चीज़ों को डब्ल्यूटीओ देखती है। डब्ल्यूटीओ के अंदर आपको दो चीज़ें जो याद रखनी है वो ये कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल फॉलो करती है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए ये यूएस है और ये इंडिया है, तो इंडिया यहाँ पे बिस्किट बना रहा है, यूएस यहाँ पे बिस्किट बना रहा है। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है कि अगर तुमने एक बारी उस बिस्किट को इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, तो अब तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे अपने बिस्किट के अंदर और यूएस के बिस्किट के अंदर। मान लीजिए कल को गवर्नमेंट ये कह दे कि यूएस से आए हुए जो बिस्किट हैं, यूएस से आए हुए बिस्किट को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के बिस्किट के मुकाबले, तो उसको क्या कह देंगे कि हम यूएस के बिस्किट को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ वो चीज़ अलाउ नहीं करता है। तो एक तो ये हो गया कि अगर तुमने बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो बाहर के सामान और अपने सामान में तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एक दूसरा प्रिंसिपल जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या कहता है कि ये यूएस है, ये मैक्सिको है और ये मान लीजिए कनाडा है और ये इंडिया है। एक बिस्किट यूएस भेज रहा है, एक बिस्किट मैक्सिको भेज रहा है, एक बिस्किट जो है वो कनाडा भेज रहा है। इन तीनों जगहों से बिस्किट आ रहे हैं। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर तुम यूएस के ऊपर 3% का टैक्स लगाओगे तो मैक्सिको के ऊपर भी 3% का ही लगेगा और कनाडा के ऊपर भी 3% का लगेगा। तुम इन कंट्री के बीच में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि तुम फॉरेन की कंट्रियों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन यूएस के लिए बने हैं वही कनाडा के लिए रहेंगे, वही मैक्सिको के लिए रहेंगे, बशर्ते कंडीशन क्या है कि ये तीनों के तीनों डब्ल्यूटीओ के मेंबर होने चाहिए। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि तुमने अगर बाहर से कोई सामान इंडिया में बुला लिया, वो एक बार इंडिया सामान आ गया, तो अब तुम अपने डोमेस्टिक सामान और यूएस के सामान के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। यानी कि इंडिया का बिस्किट और यूएस का बिस्किट जब इंडिया आ चुका है तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और अगर बाहर से कोई सामान भेज रहा है तो उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये जो हर एक कंट्री को हम बराबरी के मापदंड पे रख रहे हैं, इस मापदंड को कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन ये क्या कहता है? ये कहता है कि तुम हर एक, भले ही इसका नाम क्या कह रहा है, नाम की अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये कहेगा कि जिस देश को तुम सबसे ज़्यादा फेवर करते हो, ठीक है, लेकिन इसका जो काम है वो क्या है कि तुम किसी भी देश को फेवर नहीं करोगे, तुम हर देश को इक्वल ट्रीट करोगे। यानी कि कल को अगर इंडिया कहे कि मैं यूएस के ऊपर जो 3% टैक्स लगा रहा था मैं उसको घटा के 2% कर देता हूं, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या कहेगा? वो कहेगा कि तुमने अगर यूएस का कम किया है तो मैक्सिको का भी कम होगा और कनाडा का भी कम होगा। यानी कि जो तुम रूल्स एंड रेगुलेशन यूएस के लिए बनाओगे वही मैक्सिको और कनाडा के लिए बनाना पड़ेगा, बशर्ते ये सभी के सभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर होने चाहिए। अगर ये डब्ल्यूटीओ के मेंबर नहीं होते तो इंडिया चाहे जो मर्जी उसके ऊपर टैक्स या फिर रेगुलेशन लगा सकता है। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन आपने देख लिया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फॉरेन प्रोडक्ट के बीच में तुम भेदभाव नहीं करोगे। दूसरा, बाकी कंट्रियों से जो सामान आ रहा है तो आपस में अलग अलग कंट्रियों के बीच में भेदभाव नहीं करोगे। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी और मोस्ट फेवर्ड नेशन भी। सीधा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड मोस्ट फेवर्ड नेशंस आर टू टर्म्स विच आर कॉमनली सीन इन न्यूज़। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? टू विच ऑर्गेनाइजेशंस आर दीज टर्म्स रिलेटेड टू? तो आप उसका आंसर कर देंगे डब्ल्यूटीओ। यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन और मोस्ट फेवर्ड नेशन किससे जुड़ी हुई हैं? डब्ल्यूटीओ से जुड़ी हुई हैं। इसके अगर कोई और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वो भी समझा चुका हूँ। कब बना है वो भी आप देख चुके हैं, कहाँ पे ये है वो भी आप देख चुके हैं। देखिए, अगर किसी चीज़ के अंदर मैं ये बताना आपको भूल जाऊं कि वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, तो आप एक छोटा सा गूगल सर्च करके उसको लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स बताने होते हैं तो कई बारी मिस हो जाता है। तो आप एक बारी वो देख के लिख लीजिएगा।
अब WTO के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। WTO में आपको याद रखना है कि WTO में कुछ वो बने हुए हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं। पहला ऑर्गन है डिसीजन मेकिंग का, कि WTO के अंदर कोई भी फैसला लेना हो तो वो फैसला कौन लेता है। तो WTO के अंदर जो भी फैसला लेना होता है वो लिया जाता है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के अंदर। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस WTO की टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो हर दूसरे साल मिलती है, हर 2 साल के बाद ये मिलती है, बड़े बड़े फैसले लेती है। तो ये तो 2-2 साल के बाद मिल रही है, 2-2 साल के बाद बड़े फैसले हो गए। लेकिन जो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हमें फैसला लेना है कि भाई बिस्किट के कितने रुपए देने हैं, किसको कितनी कप चाय बुलानी है, किस आदमी को कैसे नियुक्त करना है, ये छोटे छोटे फैसले हैं जो हर दिन लेने पड़ते हैं। ये फाइल A जगह से B जगह कैसे जाएगी, अब इसके लिए हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का वेट नहीं करेंगे ना। मान लीजिए 1 अक्टूबर को कोई फाइल जानी थी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसके ऊपर जो फैसला है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2 साल के बाद लेगी, 2 साल के बाद मिलती है वो। हम क्या कहेंगे, हमें तुरंत फैसला चाहिए। तो बाकी जो छोटे छोटे फैसले होते हैं या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या डेली ऑपरेशंस की जाती है जनरल काउंसिल में। यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, फिर आती है जनरल काउंसिल जहाँ पे डेली ऑपरेशन करते हैं, फिर आता है अगर किसी की आपस में लड़ाई हो गई WTO में, मान लीजिए US कह दे कि इंडिया जो ट्रेड से जुड़े हुए फैसले ले रहा है वो सही नहीं है, तो US कहाँ पे जाएगा। तो क्या तरीका बना रखा है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। WTO में डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, पहले आप कंसल्टेशन करोगे, यानी US और इंडिया आपस में बातचीत करेंगे। अगर उससे हल निकल जाए तो बहुत ही अच्छा, और अगर उससे हल नहीं निकलता है तो फिर आप जाते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास, जो कि जनरल काउंसिल का ही एक हिस्सा है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अगर यहाँ पे भी फैसला नहीं हुआ तो आप जाते हैं अपीलेट बॉडी के पास। अपीलेट बॉडी जो है वो 7 मेंबर की एक कमेटी होती है। तो यहाँ पे 7 मेंबर की कमेटी मिलते हैं और अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, पहले आप आपस में बात करो, नहीं सुलझा सकते तो DSB के पास जाएंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि जनरल काउंसिल का पार्ट है। वहाँ पे भी नहीं सुलझा पाते तो फिर आप जाएंगे अपीलेट बॉडी के पास, जो कि 7 मेंबर की कमेटी है, और वहाँ पे तुम्हें फैसला सुना दिया जाएगा। अपीलेट बॉडी की कोई भी मीटिंग करनी होती है तो वहाँ पे कम से कम 3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। ये 3 मेंबर की संख्या आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने मेंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, तो मिनिमम 3 मेंबर चाहिए होते हैं किसी भी अपील को सुनने के लिए। इसकी एक और फैक्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहली बार एक वुमेन को WTO का हेड बनाया गया है। पहली बार एक अफ्रीकन को WTO का हेड बनाया गया है, और उनका नाम क्या है, नाइजीरिया की इकोनॉमिस्ट हैं गोजी ओकोंजो। ये आप याद रखेंगे, पहली बार इनको अपॉइंट किया है। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में क्यों बताया मैंने, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अभी रिसेंटली जापान और ताइवान गए थे इस डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, और इन दोनों की वजह से एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल बना है इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के पास सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है, तो वो जापान से ताइवान से यहाँ से सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी, सॉरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी मंगाता था, जैसे कि चिप्स मंगाना। ठीक है, तो इन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी है वो। तो ये जापान और ताइवान से ये बहुत मात्रा में आती थी। इंडिया ने इनके ऊपर ड्यूटी लगा दी है कि ये अगर आएगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो इस बात से जापान और ताइवान नाराज़ हो गए और वो WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर पहुंच गए हैं। बिम्स्टेक के बारे में अब हम देखेंगे।